वक्फ बोर्ड के मामले और अजमेर शरीफ दरगाह मामले पर क्या कुछ कहा। जाने माने समाज सेवक एमआईएम नेता डॉक्टर तनवीर हसन ने। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता फैजुल शेख और एहसान मुंशी की इस खास रिपोर्ट में। सर, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन तो अल्लाह की ज़मीन है। इसमें किसी भी सरकार का कुछ नहीं चलेगा। सरकार तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ये ज़मीन क़यामत तक अल्लाह की रहेगी। किसी के बदलने से कोशिश नाकाम रहेगा। कोई कानून कोई नहीं बदल सकता है। और इसके लिए हम कहेंगे कि मौजूदा जितनी भी पार्टियां हैं वो सोच समझ करके फैसला करें। ऐसा ना हो कि किसी ख़ास समुदाय का दिल इतना दुखा दीजिए कि वो संवैधानिक आंदोलन करने के लिए हद से गुजर जाए। कहीं ना कहीं इस पे आवाज़ भी आप, जैसे आप एमआईएम के एक मतलब बड़े नेता हैं और जाकर के एमआईएम हमेशा आवाज़ उठाती रहती है, तो इस पर क्या कहने का? बीच में असदुद्दीन ओवैसी ने भी बोला था ये वक्फ बोर्ड के को लेकर के कि ये वक्फ बोर्ड ये किसी की मिल्कियत नहीं, ये सरकार जो जाकर के ये क्या है जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। देखिए, देश में कोई भी मुद्दा हो, ख़ास करके कौमी मुद्दा, तो एक आप वाहिद शख्स को सबसे पहले खड़ा पाइएगा, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जी, वो हर मुद्दे पर खरे उतरते हैं। हमारे लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए। इसलिए ओवैसी साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए, इन मुद्दों पर बात उठाने। आप देखिए, 3 तलाक का मुद्दा हुआ, आप एनआरसी का, सीएए का मुद्दा हुआ, नोटबंदी का हुआ, हाँ, वक्फ बोर्ड का हुआ, नोटबंदी का हुआ, या कहीं पहलू खान तबरेज़ को मॉब लिंचिंग में मारने का मुद्दा हुआ। जी, तो आप सबसे पहला शख्स अगर किसी को खड़ा पाएंगे तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। जी। अभी अजमेर दरगाह का भी मामला चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अजमेर दरगाह तो आज नहीं, 800-900 साल पुरानी दरगाह है और उस पर भी कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति कुछ लोग बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पूरे हिंदुस्तान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हिंद के राजा कहलाते हैं, ख्वाजा महाराजा कहलाते हैं। 800 साल पुरानी जो है तो वो जगह है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। तो कहने का ये मतलब है कि कोई आता है और याचिका डालता है, कोर्ट उसको जो है तो एक्सेप्ट कर लेता है। ये सब गलत बात है, ये सब नहीं होनी चाहिए। ये सब नफ़रत की राजनीति है। जहाँ तक बात है अजमेर शरीफ दरगाह का, तो अजमेर शरीफ दरगाह का एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा कोई भी, ये जान लीजिए। एक कानून लागू हुआ था 1947 के बाद, जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो तो मंदिर रहेगा, मस्जिद हो तो मस्जिद रहेगा, दरगाह तो दरगाह रहेगा। तो कहीं ना कहीं कानून को ताक पर रख करके ये सब किया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। कानून को ताक पर क्या, ये लोग संविधान को ही ताक पर रख दिए, पूरे संविधान को। 1-2 कानून कहें तो छोटी बात होगी। संविधान को अभी संभल में फिर से आप बुलडोजर को चलते जी, जी, देख लिया। तो कल कुछ नेताओं को भी जाने से रोका गया। हाँ, रोका गया। तो कहने का मतलब है कि ये लोग जो है ना, संविधान से हट के चल रहे हैं और वो हर शख्स मिट जाएगा जो हमारी संविधान से हट के चलेगा। एमआईएम क्या कर रही है इस पे? क्या मतलब इस पे किस तरीके से जोर दे रही है और किस तरीके सबको एक कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमआईएम का तो हमेशा उद्देश्य रहा है कि तमाम जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल करके देश में जो ये अशांति फैलाने वाली पार्टियां हैं
इसके खिलाफ जो है तो अपनी आवाज़ उठाए, आंदोलन करे। बाकी जो आला कमान का निर्णय होगा उस पर हम लोग लब्बैक कहेंगे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना चाहिए कि ये किसी के धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और कहीं कि एक ही खास करके एक समुदाय के खिलाफ ही हो रहा है, तो सबसे बड़ा न्याय का दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट है। अगर क्या कहिएगा, आपने तो देख ही लिया बाबरी मस्जिद का फैसला। कल ही 6 दिसंबर है बाबरी मस्जिद का शहादत दिवस। तो हम तो यही कहेंगे कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जी जी। और रही बात बिहार में, जो राजनीतिक स्तर देख रहे हैं, नेताओं का आगमन हो रहा है बिहार में, तो एमआईएम किस तरीके से तैयारियां कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी तैयारी ज़मीनी सतह पर बहुत मजबूती से हो रही है। मेंबर बनाने का काम, मेंबर साजी का काम ज़ोरों शोर पर चल रहा है। और जहाँ तक अभी तक दिशा निर्देश है कि अगर कोई पार्टी, सेकुलर जमात, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, अगर वो नहीं करती है तो मेरा ये निजी मतलब राय है कि हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना? देखिए, हम तो सबसे पहले उन बच्चे के गार्जियंस को देना चाहेंगे कि आपने देखा कहीं कोई झंडा लहरा रहा है, किसी के घर पे चढ़कर वो मारा गया, कहीं और कुछ हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, कहीं जेल में जा रहे हैं, तो गार्जियंस को चाहिए कि अपने बच्चे को समेटे। नेताओं के बच्चे, कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, सचिव बना हुआ है, जो भी हो, और कोई जो है तो विदेश में, ज़्यादातर तो नेताओं के बच्चे विदेश में ही पढ़ रहे हैं, जो बड़े नेताओं के बच्चे हैं, तो उनको कभी आप रोड पर उत्पात मचाते हुए किसी रैली में, किसी धार्मिक आंदोलन में आपको नज़र वो नहीं आते। नहीं आएंगे। और हमारे बच्चे जो हैं वो हमेशा जो है तो धार्मिक आंदोलन में नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को वाश कर दिया गया है, हमारा यूज़ किया जा रहा है। खुद के बच्चे को विदेश में रखते हैं और हमारे बच्चे को धार्मिक रैली में भेज करके हमारे बच्चे के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए मैं उन तमाम बच्चों को और उनके गार्जियंस को कहूँगा कि आप कोई भी ऐसी जो है तो वाद विवाद में ना पड़ें जिससे आपको परेशानी हो। एज ए युवा और एज ए डॉक्टर आप हैं, तो क्या संदेश इन युवाओं की बात आपने की, तो युवाओं आजकल नशे में जा रहे हैं युवा, तो इन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल हो रहा है? अगर मान लिया जाए उत्पाद भी कर रहे हैं तो नशे में कर रहे हैं, तो इन जो युवा नस्लें खास करके देखा जाए तो बर्बाद हो रही हैं, उसको एक मैसेज दीजिए, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, नशा मुक्ति तो सब चाहती है और शराब बंद भी है बिहार में, लेकिन शराब बंद होने के बावजूद भी क्या हाल है, और महंगे में मिलता है, वो हम सब देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बोला कि और महंगे में मिलता है, तो इसका एक अल्टरनेटिव मतलब नशा जो है तो सोच लिया है, और वो है कि सुलेसन पी लेना और छोटी छोटी कई तरह हाँ, चरस, गांजा, क्या क्या सब आता है, टैबलेट वगैरह। हमारे युवा टैबलेट ले रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो पीढ़ी ऐसा करेगी तो वो देश के भविष्य हैं, उन्हीं को देश को संभालना है, और वही जो है तो नशे की लत में है, तो क्या होगा, उसके घर का भी मुआशरा खराब होगा, सामाजिक स्तर में भी उसकी जो है तो पकड़ ख़त्म होगी, लोग गलत निगाह से देखेंगे और देश का भविष्य है वो। इसलिए मैं चाहूँगा उन लोगों को कि आप वक्त रहते नशा को छोड़ दीजिए, न तो एक वक्त आएगा कि चाह के भी आप नहीं छोड़ पाइएगा। नशा आपको अपना गुलाम बना लेगी और गुलाम बना के गुलामी की ही मौत मारेगी वो नशा, इसलिए छोड़ दीजिए। अच्छा, इंसान सेहतमंद कैसे रहे? अभी माहौल बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, कि थोड़ा सा कुछ उस पर टिप्पणी डाल दीजिए कि लोग किस तरीके से, मौसम चेंज हो रहा है, खान पान पर ध्यान दें, बेहतर खान पान, ठंड का टाइम आ रहा है, ठंड गर्म, बेहतर खान पान ले और शाम में परहेज़ करें ठंड में, जैसे बाइक वगैरह से जो है तो
बगैर ज़रूरत का नहीं जाए, कान में कपड़ा बंद कर जाए, बांध कर जाए, और ख़ास करके डाइट पर ध्यान दे, अच्छा डाइट खाए और भूखे पेट ना निकले, ये नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, आपको ठंडी हो या गर्मी में लू चल रहा हो, पेट खाली रहेगा तो ज़्यादातर आपको नुकसान होने का डर रहता है, इसलिए अपने पेट को खाली न रखें और ठंड चीज़ों का इस्तेमाल बंद करें। जी जी। समझे ना। बाकी तो लोगों को तरह तरह की बीमारियां हैं, वो डॉक्टर के सलाह मशवरे से चलते हैं। मोटा मोटी यही समझ लीजिए कि जो तंदुरुस्त हैं अच्छी डाइट लें, और जो बीमार हैं वो डॉक्टर की सलाह से अपना काम करें।